हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 का हमारा चैप्टर 2 है, जो कि है हमारा टाइटल है फ्रॉम ट्रेड ट्रेड टू पॉलिटिकल सुपरमेसी। मतलब एक ट्रेड से के साथ शुरू किया गया सफ़र जो है कैसे पॉलिटिकल सुपरमेसी तक पहुंचता है। ठीक है, और यह टाइटल हो गया और नीचे दिया हुआ है कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इंडिया में जो कॉलोनी का रूल जो था, कॉलोनियल रूल का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या है। तो ये चैप्टर जो है हमारा ओवरऑल ब्रिटिश रूल के बारे में ही है। और ब्रिटिश रूल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बारे में है। EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही है कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में जो है ट्रेड करने के साथ इंडिया में वो आते हैं और कैसे धीरे धीरे इंडिया का पॉलिटिकल फील्ड में पूरा सुपरमेसी पूरा दबदबा अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग है कि मुग़ल इम्पेरर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुग़ल इम्पेरर जो है जिसको 1526 ईस्वी में जिसका स्थापना बाबर ने किया हुआ था, धीरे धीरे वो मुग़ल इम्पेरर का क्या होगा डिक्लाइन शुरू हो गया, मतलब उनका पतन शुरू हो गया औरंगजेब के मृत्यु के साथ। ठीक है, और 1707 से ही उनका जो है स्थिति खराब होना शुरू हो गया था मुगल्स का। बाई 1750 आते आते मुग़ल एम्पायर का स्थिति ये हो गया कि वो एम्पायर जो कि जिसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ही मतलब महान पास्ट था, काफ़ी महान महान जिसके शासक थे, और लगभग हर जगह जो है इनका शासन था, वो अब घट कर क्या हो गया रीजनल किंगडम्स का मतलब होता है जो एक आध क्षेत्र में कहीं कहीं शासन कर रहे हो। जो पूरे इंडिया में कुछ दिन पहले तक शासन कर रहे थे, वो उनका स्थिति वो हो गया कि वो पूरे इंडिया से कम होकर वो कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पर शासन कर रहे थे। और ये मुगल का पावर जो कम हो रहा था, यह जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या साबित हुआ, ब्लेसिंग ब्लेसिंग का मतलब एक वरदान साबित हुआ। इससे इनको क्या हो गया कि इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फील्ड में जो है ना अपना पाँव पसारने का मौका इन्हें मिल गया कि नहीं। तो यह एक छोटा सा एक बताया गया है कारण जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना पाँव पसारने का मौका कैसे मिला। और ये क्वेश्चन आ गया तो भाई मुगल का जैसे जैसे पावर खत्म होते जा रहा था इनको मौका मिलते गया। अब जो है हमारा अगला टॉपिक दिया है मर मर्केंटलिज्म है। क्या है? मर्केंटलिज्म है। तो इसका मतलब समझ लीजिए पहले। मर्केंटलिज्म का मतलब ये होता है प्रॉफिटेबल बिजनेस, मतलब वैसा बिजनेस जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ फायदा हो। तो 17वीं सेंचुरी मर्केंटलिज्म जो है यह एक इकोनॉमिकल थ्योरी था, मतलब बिजनेस करने का एक कंसेप्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या था, फेमस था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अपने कैपेबिलिटी जो हमारा क्षमता है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। मतलब कोई भी चीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा बनाइए, उतना ज़्यादा उसको बाहर क्या कीजिए, बिजनेस में लगाइए या बाहर भेजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना मतलब बाहर भेजना और सामान को बाहर भेजना या सामान को बाहर से मंगाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, इंपोर्ट का मतलब मंगाना होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है मार्केटिंग था ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड था, मतलब ट्रेड व्यापार को बनाए रखने के लिए यह थ्योरी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे अगला है, और जो भी ट्रेड जो होते थे ना उस टाइम हमारे 17वीं सेंचुरी के आसपास, ओवरसीज ट्रेड, सी रूट्स ट्रेड करने का मात्र एक ही उपाय था, सी रूट्स था। एरोप्लेन्स, रेलवे ट्रैक्स ये सब उतने फेमस उस समय नहीं थे, तो समुद्री जल मार्गों द्वारा ही क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस होता था, हर किसी का होता था। तो सी रूट्स जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्रैक्टिस मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, तो सी रूट था, समुद्री मार्ग था। सीधी सी बात है उस टाइम जो है दूसरा कोई मतलब ट्रांसपोर्ट का वे भी उतना फेमस नहीं था, तो इम्पोर्टेंट फीचर यही होगा। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर लेज इन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटलिज्म। अब जो है ना यह मर्केंटलिज्म जो कंसेप्ट जो है ना, फायदे वाला बिजनेस, यह जो है ना इसका ओरिजिन का मतलब है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। मतलब इन्होंने ही यह शुरू किया था इस तरह का तरीका। कहने का सेंस ये है कि जो भी हो जाए मर्केंटलिज्म के दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए तो भाई पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है और प्रॉफिटेबल वे ऑफ बैलेंस, मतलब फ़ायदे करने वाले तरीके बिजनेस में।
ठीक है ना, या ट्रेड में। और इसका ओरिजिन था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह जो है इसका मेन फीचर था सी रूट्स, यही दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ EEIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा जान ले, जो कि ट्रेड करने आई थी इंडिया में, और बाद में क्या हो गया, पॉलिटिकल सुपरमेसी, मतलब पूरा दबदबा पॉलिटिकल फील्ड में इन्होंने हासिल कर लिया। तो भाई उस कंपनी के बारे में जानना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो था लंदन में हुआ था 1600 ईस्वी में, बाई अ रॉयल चार्टर इशू बाई क्वीन एलिजाबेथ वन, मतलब एलिजाबेथ वन जो महारानी थी, इनके आदेश के बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में इसका स्थापना किया गया था। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ वन कौन थी, इंग्लैंड की क्वीन थी। अब अकॉर्डिंग टू, अब इधर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस चैटर, मतलब उनका जो चैटर जो था, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो ऑफिशियल लेटर जो हो गया, तो उनका जो चार्टर जो था उसके हिसाब से द कंपनी गॉट द सोल राइट ऑफ ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। अब ये हमारा हो गया, इधर होता है हमारा नॉर्थ, इधर होता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो ईस्ट साइड में बिजनेस करने का राइट जो है कंपनी को मिल गया था। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट इंडीज में जो भी पूर्वी देश हैं वहाँ शासन करने की इसको राइट मिल गया। विच इंक्लूड ऑल ईस्ट कैप ऑफ गुड होप, मतलब ईस्ट में जितने भी जगह हैं, कैप ऑफ गुड होप ये भी एक जगह है जो ईस्ट में ही है, हर जगह पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया। अब कहने का सेंस ये हुआ कि ईस्ट वाले भाग में इंग्लैंड के तरफ, इंग्लैंड में जितनी भी कंपनियां होंगी, किसी को बिजनेस नहीं करना है वहाँ, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगी, बिजनेस करेगी या ट्रेड करेगी। तो इंग्लैंड का सिस्टम कुछ ऐसा ही था, हर कंपनी का एरिया और क्षेत्र बांट दिया था कि आपको वहाँ इस क्षेत्र में चलना है, आपको उस क्षेत्र में जाना है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, और कोई दिक्कत होगा भी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, हम अगले पार्ट में 100% उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। अब है अर्ली ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया, अर्ली ईयर्स का मतलब जब कंपनी बनने के बाद शुरुआती क्षण में इन्होंने क्या क्या किया। कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में जो 1608 में पहली बार आई थी, तो उसमें उसके कौन थे हेड, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है पहली बार इसका कमान संभाया गया, मतलब कंपनी का मेन बनाया गया। हिज क्रू सेल्ड इनटू द पोस्ट ऑफ सूरत, पोर्ट ऑफ सूरत, ये अपने मेंबर के साथ सूरत आते हैं, पोर्ट था सूरत, एक पोर्ट नगरी था। पहले ही हम समझ बता दिए हैं, सी रूट्स के अलावा कोई रूट्स था नहीं। तो सूरत के पोर्ट पे पहुंचते हैं, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है जहाँ जहाज वहाज रुकता है। उसके बाद है ही सक्सेड इन ऑब्टेनिंग सर्टन ट्रेड कंसेशन फ्रॉम द मुगल एम्पेरर जहांगीर। अब मान लो कि मुगल, अब इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को व्यापार शुरू करना है तो उस समय इंडिया में जिसका शासन होता है उससे परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये इंडिया में जब ये आए तो इन्होंने जहांगीर से क्या लिया, परमिशन लिया, और उसके बाद से इन्होंने परमिशन लेने के बाद इन्होंने सूरत में 1613 ईस्वी में पहला फैक्ट्री जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। दिमाग में रख लेना है शुरुआत में कैसे कैसे ये अपना काम शुरू करते हैं। तो भाई ये विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में इंडिया में 1608 में आते हैं, और जहांगीर से परमिशन लेकर सूरत में 1613 में पहला अपना क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए छोटा सा फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया है, यहाँ से ये लोग पूरे इंडिया पर शासन करना शुरू कर दिए थे। किस तरह से इन्होंने आगे अपना क्रम बढ़ाया आप देखते हैं। इन 1615 1615 में थॉमस रो, ये भी एक अंग्रेज ही थे, थॉमस रो जो हैं ये भी 1615 ईस्वी में क्या होते हैं, इंडिया आते हैं। अराइव इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का जो जेम्स वन जो राजा जो थे उनके एम्बेसडर के रूप में आते हैं, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंग्लैंड से इंडिया आते हैं। ही रिसीव्ड अ रॉयल फरमान, वहाँ से एक ऑर्डर लेकर आते हैं, फ्रॉम द मुगल एम्पेरर जहांगीर। तो सॉरी, ही रिसीव्ड, वो जो यहाँ आते हैं और जहांगीर से एक ऑर्डर लेते हैं, जो कि उसे मुगल के शासक थे,
दिस रॉयल ऑर्डर अलाउ द ईस्ट इंडिया टू सेट अप फैक्ट्री इन आगरा, बराउच, बराउच जो है जगह है, अहमदाबाद एंड सम अदर प्लेस। तो बहुत अच्छा पॉइंट है दिमाग में रखने वाला कि पहले आते हैं विलियम हॉकिंस, जिन्होंने ऑर्डर लिया था सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का 1600 कितना में 1613 में। जस्ट उसके 2 साल बाद 1615 में आते हैं ये जेम्स वन 1615 में, और इन्होंने जहांगीर से ऑर्डर ले लिया और कि हम सूरत के अलावा आगरा हो गया, बरौच हो गया जिसको अभी हम बहरौच के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद हो गया, और भी बहुत सारे जगहों पे जो है हम और जगह फैक्ट्री क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने जहांगीर से इन्होंने ऑर्डर ले लिया। एकदम दिमाग में रखिएगा, थॉमस रो, एकदम दिमाग में रखना है। 1615 थॉमस रो, 1613 जो है 8 में इंग्लैंड से यहाँ आए थे विलियम हॉकिंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे ये अपना क्या कर रहे हैं, पावर थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। प्रायर टू रोज विजिट इंडिया, अब प्रायर का मतलब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है बिफोर, ये जो है इनके इंडिया आने से पहले द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन साउथ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम इन 1611। 1611 में जो है इंग्लैंड द्वारा ऑलरेडी मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री जो है साउथ इंडिया में क्या कर लिया गया था, ऑलरेडी बनाकर वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया गया था, लेकिन जहांगीर को इसके बारे में नॉलेज नहीं दिया गया था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया वेयर एस्टेब्लिश्ड इन बालासोर। तो पहला तो हमारा 1611 मसूलीपट्टनम हो गया, उसके बाद क्या हो गया बालासोर में 1633 में, हुगली में 1651 में। ये आपको याद रखना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ कब कब फैक्ट्री अपने एस्टेब्लिश, मसूलीपट्टनम में 1611, बालासोर में 1633 और हुगली में 1651 में इन्होंने अपने फैक्ट्री को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। और इसके पहले कहाँ हो गया 1613 में सूरत। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो ऑलरेडी 1611-33 है, तो पहला फैक्ट्री 1613 में कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने ये सब किया था, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, पहला ऑफिशियली, मतलब एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। तो पहला ऑफिशियली जो है प्रूव मतलब ऑर्डर लेकर इन्होंने 1613 में शुरू किया था। बाकी ये सब जो थे इसमें इन्होंने ऑर्डर जो है 1600 मसूलीपट्टनम वाला जो है इसको ऑर्डर इन्होंने नहीं लिया हुआ था। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये यहाँ पर फैक्ट्री अपना बना चुके थे। बिसाइड्स द EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। द ईस्ट इंडिया ऑल्सो बिगेन सेटअप मच बिगर एंड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेस्ड एट प्रेसिडेंसी टाउन। मतलब उस समय के बड़े बड़े जो शहर जो थे, जैसे कि मद्रास हो गया जिसको आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे हो गया जिसको मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे भी ये लोग इन्होंने अपना फैक्ट्री क्या किया, एस्टेब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत। दे सेट अप द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास 1639 ऑन द पीस ऑफ लैंड दे रिसीव्ड ऑन लीज फ्रॉम द लोकल राजा। और लोकल राजा का मतलब छोटे मोटा कोई राजा था, जिससे मद्रास, जिसको अभी हम मद्रास शहर के नाम से जानते हैं, वो उस समय छोटा सा एक एरिया होता था। और उस मद्रास को इन्होंने 1639 में क्या किया था, वहाँ के लोकल राजा से जो क्या किया था, लीज पे लिया था। जैसे हम लोग लीज पे लेकर कोई खेती करता है, वैसे ही ये लोग लीज पे लिए थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, संत जॉर्ज जो है ना एक फोर्ट है जिसको इन्होंने मद्रास में सेटअप किया। तो अब मद्रास शहर को विकसित करने का भी श्रेय इन्हीं को मिलता है। यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हो 18वीं सेंचुरी में स्केच संत जॉर्ज भाई, स्केच ऑफ फोर्ट संत जॉर्ज, ये सामने वाला जो है ना यही संत जॉर्ज फोर्ट है। कितना बड़ा इन्होंने बनाकर रखा हुआ था। अब जो है आगे बढ़ते हैं। इन 1668 द आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे, और बॉम्बे मुंबई जिसको नाम से जानते हैं, अंडर पोर्टुगस कंट्रोल वाज गिवन अवे इन डोरी टू द इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकेंड बाय हिज फादर इन लॉ। अब एक और ज़बरदस्त चीज़ यहाँ देखिए, जो मुंबई जो था
पहले पोर्टुगस मतलब पुर्तगालियों के अंडर में था। और ये क्या हो गया, किंग चार्ल्स द्वितीय जो थे, ये अंग्रेज थे, इनको पोर्टुगस द्वारा क्या कर दिया गया, डॉरी के रूप में ये अंग्रेज को, इंग्लिश मैन को दे दिया गया बाय हिज फादर इन लॉ। मतलब पोर्टुगस जो थे इनके साथ वैवाहिक संबंध इनके डॉटर्स के साथ ये किंग चार्ल्स का था, और उन्होंने किंग चार्ल्स को क्या कर दिया, डॉरी दहेज में जो है मुंबई दे दिया। गजब। Shortly afterwards, the East India Company got it from Charles द्वितीय on lease and fortified it for protection against the Maratha। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने है चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को भी क्या कर लिया, लीज पे ले लिया, और वहाँ पे अपना अच्छा सा किला वाला बनाना शुरू कर दिया, ताकि मराठा लोग जो है जो बार बार अटैक और आक्रमण करते रहते थे उनसे सुरक्षा के लिए इन्होंने मुंबई में अपना अच्छा खासा बेस बना लिया। Soon Bombay became an important base of the इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत जल्द ही जो है बॉम्बे जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा बेस बनकर तैयार हो गया। कहने का मतलब ये होगा इम्पोर्टेंट हिस्सा। और 1698 में कंपनी गॉट द जमींदार ऑफ थ्री विलेज ऑफ सुल्तानटू गोविंदपुर एंड कोलिकाता एंड बिल्ड फोर्ट विलियम अराउंड इट्स फैक्ट्री। तो 1698 में कंपनी ने क्या किया, जमींदारी वाला सिस्टम से क्या किया, ये तीन गांव जो है आपको सुल्तानू हो गया, गोविंदपुर हो गया और कोलिकाता जो है, यहाँ इसको लेकर अपने अंडर में, और यहाँ पर भी इन्होंने अपना फैक्ट्री क्या किया, बनाया। दैट वाज हाउ द सिटी ऑफ कलकत्ता केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जो है ना ये कोलिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानी क्या है, हाँ सुल्तानती जो जगह जो है, इन तीनों जगहों को जो लेकर यहाँ पर इस जगह को डेवलप जो किया गया था अंग्रेज द्वारा, यही जगह जो है आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े, मुंबई को लीज पे ले लिया, मद्रास को लीज पे ले लिया, फिर यहाँ पे जो है सुल्तानी हो गया, सुल्तानती है, गोविंदपुर है कलकत्ता, इसको भी इन्होंने लीज पे ले लिया। और हर जगह को ले लेकर ये क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। डेवलप करने का मतलब ये हो कि अपने हिसाब से उसको सेटअप कर रहे थे। तो देखिए कितना ये डेवलप कर रहे हैं। शुरू में बस आपको सूरत में आया, सूरत से देखिए कहाँ धीरे धीरे ये क्या करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। इन 1717 में मुगल रूलर फरुखियार इशू अ फरमान कन्फर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी राइट टू ट्रेड बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब जो है ये जो है ना फरुखसियार जो है ये भी मुगल इम्पेरर था, लेकिन ये लोग कमज़ोर थे, उतने पावरफुल नहीं थे। इन्होंने भी फरमान का मतलब याद कर लीजिएगा, ऑर्डर होता है। इन्होंने भी 1717 में ऑर्डर दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको सालाना इसके लिए क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा, मतलब टैक्स बोल सकते हो। दे ऑल्सो गॉट द एडिशनल राइट टू ट्रेड इन द दक्कन ऑफ गुजरात। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा गुजरात का भी ट्रेड करने का इन्होंने राइट ले लिया, और कंडीशन यही था कि हम क्या करेंगे, आपको सालाना इसका क्या है जो भी टैक्स है हम वो पेमेंट करेंगे कि नहीं। तो धीरे धीरे हर जगह ये पाँव पसार रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर यूरोपियन कंपनी मेड द ह्यूज प्रॉफिट। अब जो है मार्केटलीज बताए थे प्रॉफिट वाला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, और भी बहुत सारे यूरोपीय कंपनी थी इंडिया में ईस्ट इंडिया के अलावा, ये लोग को काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, व्यापार जो है बिजनेस करने में इंडियन रूलर्स के साथ जो है इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। दे बॉट, यहाँ से क्या करते थे वो गुड्स लेते थे, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेज हो गया, स्टेफ्टी हो गया, या ईटीसी बहुत सारा चीज़ इंडिया से लेते थे, और उसको वो क्या करते थे यूरोप में ले जाकर बेचते थे, और इनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता था। ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स, द ईस्ट इंडियाज कंपनी यूरोपियन रिवाइवल्स कि नहीं, राइवल्स हो गया, राइवल्स मतलब दुश्मनी होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किन किन और भी यूरोपियन कंपनी से दुश्मनी था या फिर कंपटीशन मिल रहा था, इसको हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में करेंगे। तब तक जो है आप इसको पढ़िए, और इसमें आपको जहाँ लग रहा हो कि मुझे सुधार करने की आवश्यकता हो, वहाँ 100% कमेंट में अपना सजेशन दीजिए। एंड वीडियो कैसा रहा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ एंड प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि वीडियो और ज़्यादा आपको हम अपलोड कर सके बनाए, क्योंकि स्टूडेंट सब्सक्राइबर ज़्यादा होने पे और शेयर होने पे जब व्यू मिलता है ना, तो वीडियो बनाने का और मन करता है। ठीक है।
तो चिंटू भैया एजुकेशन चैनल का हमारा नाम हुआ, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। प्लीज़ एंड प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।